युग जब हैरान परेशान प्राची के केबिन से निकलकर आरव के पास आया तो आरव ने कहा, देखो मैं प्राची की तरफ से तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। उसे गुस्सा आ गया होगा, इसलिए उसने तुम्हें कुछ कह दिया होगा। प्लीज बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं यार, बात प्राची की नहीं है। दरअसल वो मैंने अमन को सैंपल के लिए फोन किया था, तो उसने मुझे और प्राची को एज अ कपल उसकी शादी में इनवाइट किया है। ये सुनकर आरव परेशान हो गया और बोला, तुमने ये बात प्राची को बताई? हाँ बताई है। तो क्या वो इस शादी में जाएगी या नहीं? आरव, उसका कहना है कि मैं शादी में चला जाऊं, वो नहीं जाएगी और मैं उसे छोड़ के इस शादी में नहीं जाऊंगा। देखो मेरी बात मानो, प्राची ने जो कहा है वो सही है। वो किसी भी हाल में इस शादी में नहीं जाएगी और उसे जाना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना वो अमन से कितना प्यार करती है और अमन को यूं किसी और के साथ देखकर वो पूरी तरह टूट जाएगी। पर तुम्हें अभी अमन से अपने रिश्ते सही करने हैं, क्योंकि आगे तुम्हें अमन के साथ बहुत काम करना है। तो तुम्हें तो इस शादी में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। मैं भी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहने आया था कि अमन की कंपनी से जैसे ही सैंपल आ जाए तुम उसको चेक करके मुझे कंफर्मेशन दे देना। मैं चलता हूँ। युग गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आरव सोचने लगा, कैसे समझाऊं उसे? वो क्यों नहीं समझता कि प्राची इस शादी में किसी भी हाल में नहीं जाएगी और मैं भी नहीं चाहता कि वो जाए। पर अगर प्राची भी नहीं गई तो युग भी नहीं जाएगा और युग नहीं जाएगा तो फिर खैर। आरव अभी यही सोच रहा था, इतने में उसका फोन बजा। फोन निखिल का था। निखिल का कॉल देखकर आरव ने फोन उठाया और बोला, हाँ निखिल बोलो। आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी प्राची के बारे में। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी थी? आरव, मैं सोच रहा हूँ कि प्राची की मम्मी को युग के बारे में बता दूं। वो प्राची के लिए एक अच्छा लड़का तलाश रही हैं और मेरे हिसाब से युग जैसा लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा। मधु भी यही कह रही थी कि वो अपने मम्मी पापा से कहकर प्राची के मम्मी पापा के कानों तक ये बात डलवा देगी और युग की फोटो और कुंडली वगैरह उन्हें दिखाकर बात आगे बढ़वा देगी। हाँ बात तो सही है तुम्हारी निखिल, मैं भी यही चाहता हूँ। पर क्या प्राची मानेगी? और फिर वो वहाँ है और अगर उसने कोई बहाना किया तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तुम एक काम करो, उसे यहाँ ले आओ किसी भी बहाने से। निखिल ने कहा, प्राची को दिल्ली? हाउ इट पॉसिबल? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मैं उसे दिल्ली ले आऊं? अरे आरव, ऐसा कुछ सोचो, ऐसा तो कुछ होगा ना जिससे वो दिल्ली आ सकती है। निखिल के ये बात कहते ही आरव के दिमाग में कोई प्लान आया और वो उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ओके आई विल ट्राई। ठीक है, रखता हूँ। ये कहकर निखिल ने फोन रख दिया। इधर अमन के घर पर उसकी शादी की जोर शोर से बहू जो मिल गई है उसके आने की तैयारी चल रही थी और आयशा जैसी बहू पाकर अमन की मम्मी खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। पर वो कहाँ जानती थी कि जिस बहू को वो इतना अच्छा और इतना प्यारा समझ रही है वो कितनी चालाक और बदतमीज लड़की है। सब हॉल में पंडित जी के आसपास घेरा लगाए बैठे हुए थे। अमन ऑफिस से लौटकर आया तो अमन की मम्मी उसे देखकर बोली, बेटा पंडित जी ने साफ साफ कह दिया है इसके बाद सीधा 6 महीने बाद ही मुहूर्त है। अब ऐसे में तू ऑफिस जाना छोड़ दे और खुद की तैयारी में व्यस्त हो जा। जी मम्मी। अपनी मम्मी को देखकर अमन ने अपना सर हिलाया और मुंह से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अमन को ऐसा जाते देख उसकी मम्मी हल्का सा परेशान हो गई और पास में खड़ी अमन की चाची की ओर देखकर बोली, अब इसे क्या हुआ? पता नहीं दीदी, मैं क्या बताऊं। खैर शादी बहुत करीब आ रही है, हमें जल्द से जल्द शादी की तैयारियों में जुटना चाहिए। कल हल्दी है, परसों मेहंदी है और उसके बाद सीधे शादी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और अब तो मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया है, तो बेहतर है हम भी अपने काम में लग जाए। ये कहकर उसकी चाची वहाँ से चली गई। अमन की मम्मी ने अमन को अनदेखा कर खुद को काम में व्यस्त कर दिया। जैसे जैसे अमन की शादी करीब आ रही थी वैसे वैसे पता नहीं क्यों अमन के दिल में कोई तूफान सा उठ रहा था। आज तक तो उसने खुद को संभाल कर रख लिया था, पर पता नहीं अब क्यों ये तूफान उठकर उसके दिलो दिमाग में दोबारा शोर मचा रहा था। हालांकि ये सच था कि वो प्राची से नफरत करने लगा था, पर कहते हैं ना नफरत और मोहब्बत में ज्यादा दूरियां नहीं होती। आज यूं ही अचानक प्राची की याद उसे बहुत सता रही थी। उसे याद आ रहा था प्राची के साथ बिताया हर पल, उसे हर एक चीज याद आ रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे प्राची की याद इतना तड़पा रही थी। वो चाह कर भी इन सब चीजों के बारे में सोचने पर विवश हो रहा था। वैसे तो उसने प्राची की हर एक तस्वीर, हर एक ख्याल अपने मन से दिलो दिमाग से हटा दिया था, पर आज वो प्राची के बारे में सोचने को खुद से रोक नहीं पा रहा था।
उसे तकलीफ इस बात की नहीं हो रही थी कि उसकी शादी होने जा रही है, बस उसे ये बात सता रही थी कि अगर उसने गुस्से में कोई गलत फैसला ले लिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राची उसे सच में प्यार करती है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी प्राची को प्यार करता हो। बार बार यही सवाल उठ रहे थे उसके दिल में। बाकी दिमाग को अभी भी आयशा पर ही फोकस करने पर लगा हुआ था। अमन को ऐसे खोया खोया देखकर आयशा भी हल्की सी टेंशन में आ गई। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं अमन फिर से शादी के लिए कोई आनाकानी करने वाला है, या फिर से उसके दिमाग में किसी ने प्राची को लेकर कोई बात डाली है। आयशा सबके बीच में से उठी और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो झट से भागी और अमन के कमरे में गई। अमन विंडो के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। ऑफिस से लौटने के बाद उसने अभी अपने कपड़े चेंज ही नहीं किए थे। अमन को देखकर आयशा उसके पास आई और पीछे से उसे हक कर लिया। आयशा को आते देख अमन हल्का सा होश में आया और आयशा की तरफ देखकर बोला, अरे तुम? हाँ अमन, क्या बात है? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। परेशान नहीं हो तो ऐसे क्यों चले आए नीचे से बिना कुछ कहे? तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी ये उदासी और तुम्हारा रूठापन बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाँ बाबा, जानता हूँ, तो फिर क्यों ऐसे रहते हो उदास उदास से? अच्छा बाबा, सॉरी, अब से मैं पक्का हंस कर रहूंगा। अच्छा, मैं चेंज कर कर आता हूँ, तुम जाओ जल्दी से। अब आगे क्या होता है? क्या आयशा कोई नई चाल चलेगी? क्या अमन को प्राची के प्यार का एहसास होगा? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।